अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी फर्स्ट ईयर की पहला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मैं पहले चैप्टर से स्टार्ट करूंगा। एक्चुअल में बायोलॉजी है क्या चीज़? बायोलॉजी, जैसे कि आज आप लोग पहले भी पढ़ के आ चुके हैं कि बायोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है बायो मीन लाइफ होती है और लॉगी मीन स्टडी होती है। आपने लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो देखे ही होंगे, जैसे कि आप स्कूल में आते हैं या बाहर जाते हैं, खेलने जाते हैं, पार्कों में जाते हैं, पार्क्स में जाते हैं, या इवन आप कहीं घूमने जाते हैं, आप वहां पे मुख्तलिफ किस्म के लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखते हैं। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की शक्ल सूरत, शबाहत, साख्त मुख्तलिफ होती है। यहां से हमें लाइफ का पता लगता है कि व्हाट इज लाइफ। क्या लाइफ है क्या? लाइफ एक्चुअल में इसका कोई डेफिनेशन तो आज तक नहीं आई है, लेकिन कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे हमें पता लगता है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। कोई सी भी चीज लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है। जैसे कि इसकी डेफिनेशन से शुरू करते हैं। अगर हम बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस that deals with the things that exhibit property of life. But what are the properties of life? लाइफ की प्रॉपर्टीज हैं क्या? कभी समझा है आपने, कभी सुना है आपने, या कभी सोचा है आपने? चलें आज हम इसकी तरफ एक छोटी सी नजर करते हैं, एक इसकी तरफ सोचते हैं कि ये है क्या। वो प्रॉपर्टीज कौन सी हैं? डाइजेशन, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म डाइजेशन लाजमी करेगा, नॉन लिविंग थिंग डाइजेशन नहीं करती। लेट्स सपोज ये पेन है, मैं इसको अगर कोई भी चीज दूं, खाना दूं, चावल दूं या समथिंग एल्स, कुछ भी दूं, रोटी दूं, तो क्या ये इसको हजम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। हाँ, अगर मैं आपको दूं तो आप हजम कर लोगे। तो डाइजेशन इज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग थिंग्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स। चलें आगे चलते हैं। ग्रोथ, बेटा आज से 10 साल बाद भी ये मार्कर इसी साइज का होगा, लेकिन अगर आज कोई बच्चा पैदा होता है या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म पैदा होता है, आज से 10 साल बाद उसका साइज ये नहीं होगा। मेंटली और फिजिकली उसकी ग्रोथ लाजमी होगी। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है जिससे हम लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। चलें रिप्रोडक्शन, क्या ये मार्कर या कोई बुक या एक बोतल अपनी जैसी बोतल पैदा कर सकती है या अपने जैसा ये मार्कर पैदा कर सकता है? नहीं कर सकता। सोचने की बात है, नहीं कर सकता ना। लेकिन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, हाँ, अगर लेट्स सपोज जैसे कि कोई कबूतर है तो वो अंडे देगा तो उसमें से कबूतर ही निकलेंगे ना, तो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, अपने जैसे न्यू ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है किसकी? लिविंग थिंग्स की। इरिटेबिलिटी, अगर मिसाल के तौर पे हमें गर्मी लगती है ना, गर्मी लगेगी तो क्या होगा? हम पंखा चला देंगे, इरिटेबिलिटी है। लेकिन इस मार्कर को गर्मी लगेगी तो पंखा नहीं चलाएगा, ना ही ये कोई पानी वानी पिएगा। हमें गर्मी लगती है हम पानी पीते हैं, तो ये भी एक प्रॉपर्टी है। रेस्पिरेशन, तो बेटा रेस्पिरेशन इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग थिंग। लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन लाजमी करते हैं। बेटा जो फूड खाएंगे तो उससे डाइजेशन होगी, डाइजेशन से एनर्जी, उस प्रॉपर्टी, उस फूड में से एनर्जी लेने के लिए एक बेसिक जो फंक्शन होता है वो रेस्पिरेशन होता है। तो जब तक रेस्पिरेशन नहीं होगा उस फूड का कोई काम नहीं है। आगे अगर हम बात करते हैं कि बायोलॉजी की डेवलपमेंट कैसे हुई। बायोलॉजी, अरिस्टोटल एक साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया अकॉर्डिंग टू दियर शेप। हर वो चीज जो अपना गिजा खुद बना सकती थी, जैसे कि प्लांट्स, उनको बॉटनी में रख दिया गया। जो सेल वॉल जिसकी होती थी उसको बॉटनी में रख दिया गया, प्लांट्स में रख दिया गया। ये बॉटनी इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स।
हर वो चीज जो मूवमेंट नहीं कर सकती थी, ठीक है, प्लांट्स मूवमेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, लोकोमोशन नहीं कर सकते, ठीक है, मूवमेंट कर सकते हैं, लोकोमोशन नहीं करते, तो वो उसको बॉटनी में रख दिया गया। जूलॉजी, हर वो चीज जिसकी सेल वॉल नहीं हो, जो अपनी गिजा खुद ना बना सके, उसको किस में रखा गया? जूलॉजी में रखा गया। ये बेसिक जो डिवीजन थी ये अरिस्टोटल ने की थी, जो एक ग्रीक फिलोसोफर था। ही वाज अ ग्रीक फिलोसोफर। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो इसके बाद कई डिविजन्स आई। 3 किंगडम सिस्टम भी आया, 2 किंगडम सिस्टम भी आया। जैसे कि 2 किंगडम सिस्टम था ना, किंगडम जूलॉजी, किंगडम बॉटनी। 3 किंगडम सिस्टम भी आया, 4 किंगडम सिस्टम भी आया। जो एंड हुई वो 5 किंगडम सिस्टम पे हुई, जो सबसे पहले कार्लस लिनियस ने दिया था। जो कार्लस लिनियस था उसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी। उसने लिविंग ऑर्गेनिज्म को अकॉर्डिंग टू दियर बॉडी, अकॉर्डिंग टू दियर टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, अकॉर्डिंग टू दियर सेल वॉल कंटेनिंग, और उनकी सेल्स की बुनियाद पे उसको डिवाइड किया। जैसे कि सबसे पहला जो उसने रखा था किंगडम मोनेरा या किंगडम प्रोकैरियोट्स। किंगडम मोनेरा या किंगडम प्रोकैरियोट में हर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म आता है जिसका सेल प्रोकैरियोटिक हो, जिसका सेल प्रोकैरियोटिक हो। प्रोकैरियोटिक वो सेल्स होते हैं बेटा जिसका जो न्यूक्लियस होता है वो मेम्ब्रेनियस नहीं होता। हम यूं कह सकते हैं उसके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, या हम यूं भी कह सकते हैं उसके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील्स नहीं होते। अब मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील्स कौन से हैं? जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये उनके पास नहीं होते। जैसे कि बैक्टीरिया है, एक यूनिसेलुलर है और प्रोकैरियोटिक है। बाकी साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया जो है ये एक प्रोकैरियोटिक में आते हैं या किंगडम मोनेरा में आते हैं। इनके पास सेल वॉल होती है लेकिन इनका जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उनके पास नहीं होती। चलें आगे चलें। किंगडम प्रोटिस्टा या किंगडम प्रोटोक्टिस्टा ये एक ऐसा किंगडम था जिसमें तमाम वो लिविंग ऑर्गेनिज्म रखे गए जो यूनिसेलुलर थे लेकिन यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर थे। इसमें प्रोटोजोन्स भी आते हैं, मेटाजोआ भी आते हैं। इसके अलावा इसमें यूकैरियोट्स हैं, ये मल्टीसेलुलर अलजी भी आती है। लाजमी नहीं है इसमें यूनिसेलुलर हो, इसमें मल्टीसेलुलर अलजी भी आती है और प्रिमिटिव फंगस भी आती है। वो प्राइमेटिव फंगस हैं, पुराने फंगस, जैसे कि स्लाइम मोल्ड हो गया या वाटर मोल्ड हो गया। इनको प्रोकैरियोटिक में रखा जाता है या किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया है। किंगडम प्रोटिस्टा को ऐसे किंगडम कहा गया है क्योंकि पहले जैसे कि यूकैरियोट्स में इसमें यूग्लिना भी आता है, क्लेमेटोमोनास भी आता है, तो उनको पहले एनिमल प्लांट किंगडम में रखा गया था लेकिन उसको देन निकाल के इसमें रखा गया क्योंकि उसमें वो प्रॉपर्टीज, काफी सारी प्रॉपर्टीज डिफरेंशिएट कर रही थी, डिफरेंट हो रही थी। चलें आगे चलें। किंगडम फंजाई जो है, किंगडम फंजाई वो किंगडम है जिसमें तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर हैं लेकिन सिवाय यीस्ट के। यीस्ट एक ऐसा इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि यूनिसेलुलर है, बाकी ये हेटेरोट्रॉफिक मल्टीसेलुलर है। हेटेरोट्रॉफिक का मकसद क्या होता है? ये अपनी गिजा खुद नहीं बनाता, और दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात, ये एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफिक है। क्या है? एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफिक। एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफिक है, यानी कि ये लिविंग और ये जो भी फूड हासिल करेगा ये बॉडी के बाहर ही एब्जॉर्ब करेगा, इंटरनली सेलुलर एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। इसमें सेल वॉल जो होती है वो काइटिन की बनी होती है। जस्ट लाइक जो प्लांट्स हैं उसमें सेल वॉल तो सेलुलोज या पेक्टिन कंपाउंड की होगी। इसके अलावा जो कुछ पेक्टिन कंपाउंड होते हैं, सेलुलोज होते हैं, मैग्नीशियम होता है, ठीक है, या कैल्शियम होता है, उनसे बनी हुई होती है। लेकिन इसमें किससे बनी होगी? काइटिन की बनी होगी। ये पॉलीसेकेराइड नहीं होता। काइटिन भी एक पॉलीसेकेराइड है, ठीक है,
अच्छा आगे है, इसमें नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं। इसके स्पोर्स जो होंगे नॉन मोटाइल होंगे, मोटाइल नहीं होंगे। इसमें कौन से आते हैं? मशरूम, खुम्बी, जो हम लोग खाते भी हैं। इसके अलावा यीस्ट, इसके अलावा कई और फंगस आते हैं, जैसे कि पिसिनिया ग्रेमिनीज आती है। पिसिनिया ग्रेमिनीज के अलावा इसमें राइजोपस आता है, और भी काफ़ी सारे फंगस हैं इसमें, जो कि हम आगे स्टडी, इसकी पूरी एक किंगडम बयान किया गया है, उसमें स्टडी करेंगे। थैंक यू। जो अगला किंगडम है वो किंगडम प्लांटी है। किंगडम फंजाई के बाद किंगडम प्लांटी में क्या था कि ये ऑटोट्रॉफिक मल्टीसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म थे। मल्टीसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म और ऑटोट्रॉफिक, मकसद ये कि ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फोटोसिंथेटिक हैं ये, सिंथेटिक मीन ये अपना फूड खुद बना सकते हैं, किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट नहीं होते। इसके अलावा इसकी जो सेल वॉल होती है उसमें सेलुलोज होता है, वो सेलुलोज की बनी हुई होती है, जो कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं था। जैसे कि बैक्टीरिया है, उसमें भी सेल वॉल है, लेकिन उसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन एक पॉलीसेक्राइड है। इसी की तरह जो आपका जो फंगस है, इसमें भी सेल वॉल है, लेकिन फंगस में सेल वॉल जो है वो काइटिन का बना हुआ होता है। किंगडम प्लांटी में जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें ये था कि इसमें यह है कि इसका जो जायगोट होता है वो वेल प्रोटेक्टेड होता है इन ओवरी, हालांकि फंगस या अल्जी में ये प्रोटेक्टेड नहीं होता। इवन जो ब्रायोफाइट है उसमें भी प्रोटेक्टेड होता है। जैसे कि हम यूं देखें कि आपको ये ओवरी नजर आ रही है, ये आपका ओव्यूल है, ये प्लांट में ओव्यूल होता है, ठीक है। ये 3 एंटीपोडल सेल हैं, ठीक है। ये पोलर सेल इसको हम कह सकते हैं, या पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। पोलर सेल कह सकते हो, पोलर न्यूक्लियाई भी कह सकते हो। जब जो गैमेटोफाइट होता है, जब वो इसमें गैमेट्स रिलीज करता है, ये फर्टिलाइज हो जाता है, ये फर्टिलाइज हो जाता है, इवन ये भी फर्टिलाइज होता है। ये आगे चल के डबल फर्टिलाइजेशन में आप हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब जब ये फर्टिलाइज हो जाएगा तो ये तमाम का तमाम, जब तक ये एम्ब्रियो नहीं बन जाता, ये यहीं पे प्रोटेक्टेड होगा। इवन जब ये सीड में कन्वर्ट हो जाएगा तब इसको प्रोटेक्ट किया जाएगा फ्रूट की सूरत में, क्योंकि ये जो ओवरी है ये फ्रूट में चेंज हो जाएगी, और ये ओव्यूल जो है ये सीड में चेंज हो जाएगा, इट विल चेंज इनटू सीड, ठीक है। अगली जो कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट का आता है उस वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिखाते हैं। याद रखें, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में 2 किस्म के जनरेशंस होते हैं। एक तो होता है, जैसे मिसाल प्लांट्स की अगर हम बात करें तो उसमें 2 जनरेशन है। स्पोरोफिटिक जनरेशन, ये इनके वो जनरेशन जिसमें स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। अब प्लांट का आपने फ्लावर देखा होगा, अब फ्लावर जो है वो उसमें 2 चीजें होती हैं। कौन सी? फ्लावर में आपको एक स्टेमन मिलेगा और एक कार्पेल मिलेगी। ये स्टेमन और कार्पेल स्पोर प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं, या स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सॉरी स्पोर प्रोड्यूसिंग जो ऑर्गन्स हैं, ये स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। स्पोर्स कैसे प्रोड्यूस करते हैं? वो स्पोर्स जो होंगे अगेन चेंज हो जाएंगे किसमें? आपके जो पोलन ग्रेन में और कार्पेल में। चलें आगे अगर हम बात करते हैं तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि स्पोरोफाइट जनरेशन तश्कील देती है गेमेटोफाइट जनरेशन को, और जो गेमेटोफाइट जनरेशन है वो तश्कील देता है किसको? स्पोरोफाइट जनरेशन को। ये दोनों अल्टरनेट होते रहते हैं, एक टाइम पे एक आएगा, दूसरे टाइम पे दूसरा आएगा। अगर हम जैसे कि इनमें कौन से आते हैं,
ये थोड़ा बड़ा हो गया, सॉरी। इसमें कौन कौन सी, जो इसके एग्जांपल्स कौन से हैं बेटा? इसमें फर्न आता है, फर्न्स इसमें आते हैं, ब्रायोफाइट इसमें आते हैं, जिम्नोस्पर्म इसमें आते हैं। इसके अलावा जो एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म भी इसी किंगडम में आते हैं, जो हम लोग आमतौर पे ज्यादातर प्लांट्स देखते हैं, जैसे कि नीम का हो गया, टाली का हो गया, इवन जो पोएसी फैमिली में आती हैं, जैसे ग्रासेस होते हैं जिसमें गंदम आ जाती है, दालें आ जाती हैं, ये सारी किस में आती हैं? एंजियोस्पर्म प्लांट्स में आती है। चलें, अगला जो किंगडम है, लास्ट किंगडम, किंगडम एनिमीलिया है। ये ऐसा किंगडम है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से थे? हेटेरोट्रॉफिक थे, यानी कि ये फोटोसिंथेटिक नहीं कर सकते, ये गिजा अपनी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं। यूकैरियोटिक थे, इनके पास न्यूक्लियस फुल होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होती है। मल्टी सेलुलर है, ठीक है, इनके पास सेल वॉल नहीं होती, इनकी सेल वॉल नहीं होती। इसकी टाइप्स कौन सी है? हाइड्रा, लॉबस्टर, इसके अलावा आपके पास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म देख लो, जैसे कि बुफेलो, इसके अलावा हमारे पास आ जाता है काऊ, लायन, ये सारे क्या हैं? ये सारे के सारे किंगडम एनिमीलिया में आते हैं। अच्छा, इसके अलावा इसमें जेलीफिश होती है, बेटा एक बात याद रखें कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की साइज है वो वेरी करती है। जैसे कि स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो एक बैक्टीरिया है, ठीक है, कितना है वो? 0.0001 मिलीमीटर, इसको हम बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया सबसे छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसकी, जो बैक्टीरिया की सबसे छोटी साइज होगी वो 0.001 मिलीमीटर होगी। मेरे कहने का मकसद हरगिज मतलब ये नहीं है कि इससे बड़ा नहीं हो सकता, वो 10 मिलीमीटर का हो भी सकता है, 10 माइक्रोन का भी हो सकता है, लेकिन जो सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म होगा वो ये बैक्टीरिया है, 0.0001 मिलीमीटर। चलें, इसके अलावा वेल आजकल हमारे जो माहौल में या फिर हमारे हालिया वक्त में सबसे बड़ी जानवर है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, इनको मेमल भी कहते हैं। इसका साइज कितना होता है? ये 40 मीटर तक हो सकती है, 40 मीटर लेंथ की हो सकती है। अगर हम वेट की बात करें तो इसका 150 टन वेट होता है, 150 टन बहुत ज्यादा है। प्लांट्स में अगर हम आ जाएं तो रेडवुड ट्री जो है वो सबसे बड़ा प्लांट है जिसकी हाइट जो है वो 300 फीट तक जाती है, इसकी हाइट 300 फीट तक जाती है, ठीक बच्चों। ओके नाज़रीन, आज हम इसको यहीं पे एंड करते हैं। अगले लेक्चर के लिए YouTube चैनल देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़।